नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रवाना हो गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोरोना के कारण यह शिखर सम्मेलन 3 साल बाद हो रहा है। पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में कई समझौतों पर मुहर लगने की संभावना है और साथ ही आपसी संबंधों के तमाम मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। रूस के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा पर जा रहा हूं। भारत रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी पिछले 10 वर्षों में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी है। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान में आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर है। उनके साथ विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्सुक हूं। पीएम ने आगे कहा कि हम क्षेत्र में शांतिपूर्ण और स्थिरता के लिए सहयोगी की भूमिका निभाना चाहते हैं। यह यात्रा मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर और उच्च स्तरीय कारोबारी समूह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस के साथ संबंधों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज सुबह सैर के दौरान समुद्र के किनारे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत साबित करेंगे। विधानसभा में चर्चा के बाद पक्ष विपक्ष के बीच विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है। इससे पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। झामुमो के सहयोगी दलों कांग्रेस, राजद और भाकपा माले ने भी अपने विधायकों को विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 5 सीटें खाली है। विश्वास मत हासिल करने के लिए 39 विधायकों का समर्थन जरूरी है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 46 विधायकों का समर्थन है, जिसमें झामुमो के 27, कांग्रेस के 17 और राजद और भाकपा माले का एक विधायक शामिल है। वहीं विपक्ष में 27 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 24 और आजसू के 3 विधायक शामिल हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं। झारखंड में भाजपा नेता वेद प्रकाश सिंह को गोली लगने के बाद कानून व्यवस्था की नाकामयाबी के मुद्दे पर भाजपा ने विरोध जताया है। वेद प्रकाश सिंह, जो भाजपा के निवर्तमान पार्षद थे, उन्हें कल रात रांची के धुरवा क्षेत्र में झारखंड विधानसभा परिसर से कुछ ही दूरी पर गोली मारकर घायल कर दिया गया। गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों में घिरी नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई पर करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें टिकी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब तक करीब 26 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। नीट यूजी से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ करेगी।
वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट सीयूईटी यूजी 2024 के लिए उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। छात्रों के लिए उत्तर कुंजी को चुनौती देने का मौका कल तक खुला होगा। एनटीए सीयूईटी यूजी 2024 के लिए आयोजित परीक्षा के संबंध में प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों का भी समाधान कर रहा है। यदि शिकायत वास्तविक है तो एनटीए इन उम्मीदवारों के लिए 15 से 19 जुलाई 2024 के बीच किसी भी दिन चयनित केंद्रों पर परीक्षा फिर से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मकान खरीदारों और बिल्डरों के लिए पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरे ने इस मामले में अपनी थर्ड स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दायर की है। राज्यों की ओर से दिए गए सुझावों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने अपनी पुरानी सिफारिश में कुछ बदलाव किए हैं। पंचकुला के पिंजौर के पास पहाड़ी क्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई। हादसा पिंजौर के नोरटा गांव के पास हुआ है, जिसमें 40 से ज्यादा स्कूल के बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों का पिंजौर के अस्पताल और पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर हालत को देखते हुए एक महिला को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हादसे का कारण फिलहाल बस ड्राइवर द्वारा ओवर स्पीड बताया जा रहा है। बस में ज्यादा सवारियां होना यानी ओवरलोड और सड़क की खस्ता हालत भी हादसे का अतिरिक्त कारण बताया जा रहा है। बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बंद प्रज्वल के खिलाफ अब तक 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 4 बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी के मंजाकोट इलाके में एक सैन्य शिविर के पास कल राउंड गोलियां चलने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान जारी है। कल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई। भक्तजनों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत और दर्शन पूजन किया। आज रथ फिर से खींचे जा रहे हैं और रथों पर ही पूजा हो रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में रथ खींचने के दौरान मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की। श्री अमरनाथ यात्रा के 5,803 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ। 9 दिन में 1,82,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। मौसम विभाग ने दोनों यात्रा मार्गों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दिन में रुक रुक कर हल्की बारिश की संभावना जताई है। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 29 प्रभावित जिलों में लगभग 25 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम के कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 3 जिलों कामरूप, महानगर, कामरूप और डिब्रूगढ़ के शहरी इलाकों में भी बाढ़ का अलर्ट है। असम के मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कैंप की सुरक्षा और स्वच्छता सरकार की प्रतिबद्धता है। पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण बिहार की गंगा, गंडक, बागमती, महानंदा, परमान सहित कई नदियों का जलस्तर खतरे के ऊपर बह रहा है। भारी बारिश के कारण कोसी और गंडक बैराज के लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इनके कारण सैकड़ों गांव में नदी का पानी घुस गया और हजारों हेक्टेयर में फैले खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मौसम से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं।
मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 और 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बीते एक हफ्ते से बारिश का दौर जारी है। आईएमडी के मुताबिक कोंकण, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में इससे सर्वाधिक प्रभावित रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आज और आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखा गया। वहीं बेस्ट बस ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि बारिश के कारण हुए जलभराव के कारण कई बेस्ट बसों को उनके नियमित मार्ग से हटा दिया गया है। मुंबई में सायन और भांडुप स्टेशनों पर सेंट्रल लाइन पर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। भारी बारिश के बाद हुए जलभराव के कारण सेंट्रल लाइन पर ट्रेन सेवाएं बाधित रही। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के कुमाऊं मंडल में भारी वर्षा होने की संभावना है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो देहरादून में सर्वाधिक 11 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के कारण जंगल में फंसी महिलाओं को एसडीआरएफ और चंपावत पुलिस ने सुरक्षित बचाया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, सीबीआई करती रहेगी संदेशखाली मामले की जांच। बंगाल के संदेशखाली में जमीन पर कब्जा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ दायर बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और आज केस की सुनवाई कुछ देर के लिए टालने के राज्य सरकार के वकील के आग्रह पर जस्टिस गवाई ने कहा कि पिछली सुनवाई पर भी केस को टालने का आग्रह किया गया था। जस्टिस गवाई ने टिप्पणी की कि सरकार किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। ये बड़ा सवाल उठाया गया और सरकार को अपील दायर करने की जरूरत क्यों है। तो सीबीआई करती रहेगी संदेशखाली मामले की जांच। कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका लगा है पश्चिम बंगाल सरकार को, जिसमें कहा गया है कि सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने दायर की थी याचिका और अब सीबीआई संदेशखाली मामले की जांच जो है वो करती रहेगी। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने आपको बता दें कि दिए थे ये सीबीआई जांच के आदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक कड़ी टिप्पणी आई है और पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार आगे इस को आगे बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आगे क्यों बढ़ाया जाए। उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया और पश्चिम बंगाल सरकार को ये कहा है, फटकार लगाई है और साथ ही साथ सीबीआई अब संदेशखाली मामले की जांच करती रहेगी। आपको बता दें कि मामले में टीएमसी का पूर्व जो सभासद है वो मुख्य आरोपी है और संदेशखाली में जमीन पर कब्जा और महिलाओं पर यौन उत्पीड़न का मामला जो है वो दर्ज है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बेरफ्तार भरी खबरों का सिलसिला एक्सप्रेस 100 पर यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत उद्योग जगत और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है। सीतारमण अब 23 जुलाई को अपना 7वां बजट करेंगी पेश। जून महीने में 15,000 से अधिक कंपनियों ने भारत में अपने यूनिट सेटअप करने के लिए पंजीकरण कराया। इसमें कई विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, जो कि बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग होने वाली मशीनें बनाती हैं।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 7,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के बीच एफपीआई का भारतीय बाजार के प्रति भरोसा बढ़ा है। क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ज़ेप्टो की बिक्री अगले 18 से 24 महीनों में ऑफलाइन रिटेल दिग्गज डी-मार्ट से आगे निकल सकती है। इसके साथ ही ज़ेप्टो का वार्षिक राजस्व अगले 5 से 10 सालों में 2.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। हरित ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी नेक्स्ट जेन एनर्जिया ने अगले 10 साल में देश में 5,000 ग्रीन डीजल और संपीड़ित बायोगैस पंप खोलने की योजना बनाई है। कंपनी इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। करीब $2.5 अरब मूल्य की जापानी एनालिटिकल एंड मेजरमेंट सॉल्यूशन कंपनी होरिबा भारत में एक ऐसा संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है जो देश में आगामी फैब इकाइयों और OSAT और साथ ही ATMP कंपनियों के साथ वैश्विक बाजार की भी जरूरतें पूरी करेगा। भारत की ओर से AI के लोकतंत्रीकरण पर ग्लोबल चर्चा शुरू हो चुकी है। इसके तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अगले सप्ताह फ्यूचर ऑफ ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बायोमेट्रिक और सर्विलेंस उत्पादों की मांग में इजाफा होने के कारण तेजी से बढ़ रहा है भारत का सिक्योरिटी मार्केट। सार्वजनिक क्षेत्र में पंजाब एवं सिंध बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश भर में 100 नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णा ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए भारत के पास टैलेंट और विशेषज्ञता मौजूद है। इस हफ्ते में 13 जुलाई को HDFC बैंक एक सिस्टम अपग्रेड करेगा। इस दौरान बैंक की कई सेवाएं करीब 14 घंटे के लिए आंशिक या पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रहेंगी। कर्ज में डूबी कंपनी पीसी ज्वेलर को पंजाब नेशनल बैंक से बड़ी राहत मिली है। कंपनी को पीएनबी से बकाया राशि के वन टाइम सेटलमेंट के लिए मंजूरी मिल गई है। ज्वेलरी कंपनी ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट की मंजूर शर्तों के तहत सेटलमेंट गेट ऐप कैश और इक्विटी कंपोनेंट शामिल है। इसके अलावा प्रस्ताव में बैंकों द्वारा रखी गई सिक्योरिटीज और गिरवी रखी गई है और साथ ही संपत्तियों को जारी करना भी शामिल है। भारत में छोटे दुकानदारों और फर्म की ओर से ऑर्डर लेने या देने के लिए बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। इसकी वजह से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे की सुविधाएं का समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में एफपीओ मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के अंतिम दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से संवाद करेंगे और विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। शेयर बाजार में जोखिम भरे वायदा विकल्प कारोबार से छोटे निवेशकों को बचाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह 7 प्रस्तावों पर विचार करेगा। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो के पूर्व में एक हवाई अड्डे के पास लगी जंगल की आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल ने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का इस्तेमाल किया। मॉनसून की शुरुआत के बाद से नेपाल में मरने वालों की संख्या लगभग 62 हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि मॉनसून से संबंधित इन मौतों का मुख्य कारण भूस्खलन, बाढ़ और आकाशीय बिजली गिरना है। फ्रांस में रविवार को चुनाव संपन्न होने के कारण मतगणना जारी है। चुनाव परिणाम आ जाने की उम्मीद है। रुझानों में एकजुट हुए वामपंथी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में 9 जून को अपनी पार्टी रेनेसा की बड़ी हार के बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने समय से पूर्व संसद भंग कर बड़ा जोखिम लिया। रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर 55 बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है और 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रूस की एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना ने शुक्रवार को यूक्रेन की अलग अलग जगहों पर 6 रॉकेट और 70 से ज्यादा ग्लाइड बम से हमला किया। जापान के पश्चिमी ओगासावारा द्वीप समूह में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। किसी के घायल होने या नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे के
नर्सिंग होम में आग लग गई है। धुएं में दम घुटने से 7 बुजुर्गों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोगों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच फिलीपींस और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक दोनों देशों को एक दूसरे की धरती पर अपनी सेना तैनात करने की इजाजत मिल गई है। भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा दिया है। भारत द्वारा मिले 234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम 134 रन पर ही सिमट गई और ऑल आउट हो गई और मुकाबला गंवा दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। स्क्वॉश खिलाड़ी अभय सिंह और जोशना चिन्नप्पा ने एशियाई स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारतीय मिश्रित जोड़ी ने 3 सेट तक रोमांचक मुकाबले में हांगकांग की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं एशियाई स्क्वॉश डबल्स चैंपियनशिप में खेले गए एक अन्य मैच में भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथल कुमार की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। गोल्डन हॉक ने DTCA हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। गोल्डन हॉक ने फाइनल में रोहतक रोड जिमखाना की 20 रन से हराने में सफलता पाई। भारत की युवा शतरंज स्टार आर वैशाली जॉर्जिया में होने वाली महिला ग्रां प्री में हिस्सा लेंगी। 14 अगस्त से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली वैशाली एकमात्र भारतीय होंगी। शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मैच में सिनर ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन की कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन में पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। अंतिम 16 में अल्काराज ने ऊगो हम्बर्ट को हराया। रूस के डेनियल मेडवेडेव में विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 5वीं वरीयता प्राप्त मेडवेडेव ने ग्रिगोर दिमित्रोव को 5-3 से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। 13वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में अमेरिका के टॉमी पॉल ने स्पेन के खिलाड़ी को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश करने में सफलता हासिल की। वहीं विंबलडन के महिला एकल मैच में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अंतिम 16 में खेले गए मैच में दूसरी वरीयता प्राप्त अमेरिकी की कोको गॉफ को अपने हमवतन एमा नवेरो के हाथों हार झेलनी पड़ी। विंबलडन में खेले गए महिला एकल के एक और प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डोना विकेच ने जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया। न्यूजीलैंड की लूली सन ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सन ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में यूके की एमा राडुकानु को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अमेरिका की एमा नवेरा ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में नवेरो ने अपने हमवतन खिलाड़ी कोको गॉफ को हराया। भारत के स्टीपल चेज एथलीट अविनाश साबले ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। साबले ने डायमंड लीग में 8 मिनट और 9.91 सेकंड का समय लेकर अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। मध्य प्रदेश के ओरछा में महल में फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग हो रही है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। फिल्म देवरा पार्ट 1 का निर्देशन कोराताला शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और जानवी कपूर के साथ साथ सैफ अली खान, श्रीकांत भी आएंगे नजर। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री 2 15 अगस्त को होगी रिलीज। हॉरर कॉमेडी फिल्म्स का फैंस को इंतजार। फिल्म बैड न्यूज में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी, एमी विर्क और नेहा धूपिया मुख्य किरदार में आएंगे नजर। फिल्म 19 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म सरफिरा में अक्षय कुमार नायक की भूमिका में आएंगे नजर, जबकि राधिका मदान और परेश रावल भी महत्वपूर्ण भूमिका में। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था 2 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। जॉन अब्राहम फिल्म मेकर निखिल आडवाणी की अपकमिंग फिल्म वेदा में आएंगे नजर। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार।
जानवी कपूर की फिल्म उलझ 2 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इस फिल्म में जानवी कपूर के अलावा आदिल हुसैन, राजेश तेलंग और जितेंद्र जोशी भी मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। दूरदर्शन पर जल्दी एक नया रियलिटी शो खेत खेत में प्रसारित होने जा रहा है, जो भारत का पहला फार्मिंग रियलिटी शो होने वाला है। और रजनीकांत ने शुरू की अपनी नई फिल्म कूली की शूटिंग। इस मूवी में अभिनेत्री श्रुति हासन भी आएंगी नजर। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला,